इस तरह मेरे सामने आंसू बहाने से कोई मतलब नहीं है गीता। मैं तुम्हें बार बार समझा चुका हूँ ये बात, और आज भी तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम मेरे पैसे कौड़ी के मामले में कुछ नहीं बोलोगी। मैं अपना पैसा चाहे किसी को भी दूं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। अमित जी, यदि आपको किसी चीज से नुकसान है तो मैं उस चीज के लिए एक बार नहीं 50 बार आपको रोकूंगी, क्योंकि मुझे पता है जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है। बड़ी मुश्किल से 20,000 रुपए महीने कमाते हैं आप, कट पिट कर 18,000 रुपए मिलते हैं आपको, और उसमें से भी सारे घर का खर्च आप ही चला रहे हैं। अम्मा जी की दवाई से लेकर ननद रानी के सारे खर्चे तक आप उठा रहे हैं। उसके बाद भी आप देवर जी की नौकरी के लिए 5 लाख रुपए का लोन उठा रहे हैं। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? कहाँ से पटाएंगे इतना पैसा? मैं नहीं चाहती कि आगे चल के आप कर्जदार बन जाएं। मैं लोन उठा रहा हूँ ना, मैं खुद ही पटाऊंगा। तुम कौन होती हो बोलने वाली? बार बार तुम्हें समझा दिया है कि तुम मेरे मामले में मत बोला करो। और हाँ, तुम टेंशन मत लिया करो। जब मेरे भाई की नौकरी लग जाएगी ना, तो सारा कर्ज 1 साल में ही अदा कर देगा मेरा भाई। मुझे टेंशन नहीं है, तो तुम्हें किस चीज की टेंशन है? देखिए अमित जी, अच्छी बात है, अपने भाई अपनी बहन की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह अपने सर पर कर्ज लेकर उनकी मदद करना कहाँ तक ठीक है, ये बताइए। अरे क्या भरोसा देवर जी का, उन्होंने यदि कर्ज नहीं पटाया तो आप तो कर्जदार बन जाएंगे ना। आपकी तो खुद ही इतने ज्यादा खर्चे हैं, फिर लोन कहाँ से पटाएंगे? अरे फिर वही बात, तुम्हें किस चीज की टेंशन है ये बताओ। क्या तुम्हारा दाल रोटी का काम नहीं चल रहा है? ये बताओ, क्या तुम्हें भरपेट खाना नहीं मिल रहा है? अरे तुम्हारे भी तो सारे शौक शान पूरे कर रहा हूँ ना। पिताजी के जाने के बाद मेरी बहन और मेरे भाई की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर ही है। बाप बनकर मुझे उनकी सारी जरूरतों को पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अपने भाई और अपने बहन की हर जरूरतों को पूरा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह कर्ज उठा कर पूरा करना ये अच्छी बात नहीं है। छोटी सी नौकरी में आप कर्ज पटाएंगे कि घर के खर्चे चलाएंगे? अरे बस करो गीता, कितना बोल रही हो तुम? तुम्हें एक बार बोल दिया मैंने कि तुम्हें हमारे घर के मैटर में बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा दायरा सिर्फ रसोई तक है। तुम अपनी रसोई ही संभालो, वही बहुत है तुम्हारे लिए। मेरी पत्नी हो, पत्नी बने रहो, माँ बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। देखना, एक दिन बहुत बुरे पछताओगे अमित। आप बार बार समझाने पर भी नहीं समझते हो। मुझे तो कुछ भी नहीं समझते हैं, जिस चीज के लिए मना करती हूँ वही काम करते हैं ये। अरे अच्छी बात है, अपनी बहन अपने भाई अपनी माँ की हर जरूरतों को पूरा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह कर्जदार बनकर उनकी जरूरतों को पूरा करना ये कहाँ की अच्छी बात है। सतीश बेटा, मैंने तेरे बड़े भाई अमित से लोन उठाने की बात की है। वो बोल रहा है 15-20 दिनों में हमें 5 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। जैसे ही लोन मिलेगा तो उन पैसों को ले जाकर जमा कर देना, ताकि तेरी नौकरी लग जाए। फिर तेरी नौकरी लग जाएगी तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, हमारी सारी तंगी दूर हो जाएगी। हाँ माँ, ऐसा ही करूंगा, बस किसी भी तरह मेरी नौकरी लग जाए। मम्मी, मुझे नहीं लगता कि भाभी भैया को लोन उठाने देगी, क्योंकि अभी अभी मैं उनके रूम के सामने से निकल रही थी तो भाभी और भैया की कुछ बातें सुनी। क्या बात निधि, क्या बात कर रही थी तेरी भाभी? बता मुझे। मम्मी, भाभी भैया से बोल रही थी कि लोन क्यों उठा रहे हो, तुम क्यों कर्जदार बन रहे हो। देखना मम्मी, भाभी मना ही कर देंगी भैया को। क्या उसकी इतनी मजाल कि वो हमारे बेटे से लोन उठाने के लिए मना कर रही है? बहुत ही कौन है ऐसा बोलने वाली? ठहर जा, देखती हूँ उसे अभी। अरे मम्मी, आप भाभी से कुछ मत बोलना, वरना ऐसा ना हो कि बना बनाया काम ही बिगड़ जाए। भैया तो हमारे ऐसे हैं कि वो जरूर लोन उठाएंगे, मुझे पता है। अरे बेटा, यदि कल को तेरा भाई अपनी बीवी की बातों में आ गया तो तू क्या करेगा? तेरी तो आफत ही आ जाएगी। ठहर जा, मैं जाकर अभी उससे बात करती हूँ, देखती हूँ कैसे नहीं मानती है वो। यदि उसने अब मेरे बेटे से एक बार भी मना किया लोन उठाने के लिए तो उसकी खैर नहीं है। निधि, भाभी तो बड़ी ही चालाक निकली। वो नहीं चाहती है कि हम दोनों की तरक्की हो। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल नहीं चाहती है वो कि हम दोनों की तरक्की हो, वो हम लोगों की तरक्की से जलती है। चल भला, चल कर देखते हैं कि माँ भाभी से क्या बोल रही है। कहीं ऐसा ना हो कि माँ गुस्से क्रोध में कुछ ज्यादा ही बोल दे। अरे रुको जरा बहू, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है मुझे। बात सुनो इधर। जी मम्मी जी, बोलिए क्या बात है? बहू, हमने सुना है तुम हमारे बेटे अमित को लोन उठाने के लिए मना कर रही हो। क्यों मना कर रही हो तुम? आखिर हमारा बेटा ही पटाएगा लोन, तुम थोड़ी ना पटाओगी। मम्मी जी, आप खुद सोचिए, जो व्यक्ति 20,000 रुपए महीने कमाता है, वो व्यक्ति यदि 5 लाख रुपए का लोन उठाएगा तो 1 साल के अंदर कैसे कैसे पैसे पटाएगा, कहाँ से पटाएगा, आप बताइए मुझे। अरे आखिर तुमने हमारे बेटे को समझ क्या रखा है, ये बताओ। हमारा बेटा क्या ऐसा वैसा लड़का है? कितनी प्रॉपर्टी है हमारी, गांव में हमारे 2-2 3-3 खेत पड़े हुए हैं, गांव में इतना बड़ा मकान पड़ा हुआ है। सारी प्रॉपर्टी का हिसाब किताब लगाया जाए ना तो 1 करोड़ रुपए से कम की प्रॉपर्टी नहीं है हमारी, और तुम हमारे बेटे को 5 लाख रुपए के लिए ऐसा बोल रही हो? नहीं नहीं मम्मी जी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन मम्मी जी यदि 5 लाख रुपए का लोन उठाएंगे ये तो पटाएंगे कहाँ से? बस मैं तो यही बोल रही थी। देखो बहू, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी हम जिंदा है हमारे बेटे के लिए, उसकी माँ जिंदा है, उसकी माँ फिक्र करेगी कि तुम फिक्र करोगी कल की आई लड़की। कैसी पत्नी हो तुम? तुम्हें अपने पति पर जरा भी भरोसा नहीं है क्या?
हमारा बेटा 5 लाख तो क्या 50 लाख का लोन भी पटाने की दम रखता है। वो ऐसे वैसे घर का बेटा नहीं है, हमारा बेटा है हमारा। उसके पिताजी ने उसके पीछे इतनी प्रॉपर्टी छोड़कर गए हैं कि सारे जीवन बैठ कर भी खाएगा तो भी कम है। वो तो ऐसा है कि अब प्रॉपर्टी रखी है तो रखी रहे, हम सोचते हैं उसे बेचने का काम नहीं कर रहे हैं हम। भविष्य में वो प्रॉपर्टी तुम्हारे ही काम आएगी, तुम्हारे बाल बच्चों के ही काम आएगी, सतीश और निधि और तुम्हारे बच्चों के काम आएगी, इसलिए उस प्रॉपर्टी को हाथ भी नहीं लगा रहे हैं हम। और हाँ, यदि धोखे से हमारा बेटा लोन नहीं पटा पाया तो एक आध खेत को बेच देंगे हम और फट से लोन पटा देंगे, तो हमारा बाएं हाथ का काम है। घर की बहू हो, बहू बनकर रहो, अपना किचन संभालो, उतना ही बहुत है। हम लोगों के फैसलों में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझ में आई बात? हाँ ठीक है मम्मी जी। 1 महीने बाद अमित 5 लाख रुपए उठाकर अपने छोटे भाई को दे देता है और कुछ ही दिनों बाद सुमित की अच्छी पोस्ट में जॉब लग जाती है, जिससे वो 50,000 रुपए महीने कमाने लगता है। माँ आशीर्वाद दीजिए मुझे, मेरी नौकरी लग गई है। खुश रह बेटा, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे मेरा बेटा। बस अब तेरी शादी और हो जाए, अच्छी खासी नौकरी तो करने लगा है, एक अच्छी सुंदर सी लड़की और मिल जाए तुझे। हाँ माँ, आज आपसे मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, मैं सोच रहा हूँ लगे हाथ ये बात भी कर ही लूँ। अच्छा कौन सी बात बेटा, बता मुझे। माँ, स्कूल टाइम से मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ और वो भी मुझे बहुत पसंद करती है। बहुत ही रिच फैमिली की लड़की है वो। उसने अपने घर में बात कर ली है हमारे रिश्ते के लिए, उसके पापा भी राजी हो गए हैं। अब आप लोगों को राजी होना बाकी है माँ। मैं सोच रहा हूँ आप लोग भी राजी हो जाते तो हम आने वाले साल में शादी कर लेते। अरे बेटा, यदि लड़की अच्छी है और तुझे पसंद है तो ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है बेटा। वैसे भी लड़कियों की इतनी कमी हो गई है कि पूछो ही मत। मैं तो कहती हूँ यदि लड़की के माता पिता राजी हैं तो हम अभी 4 महीने बाद ही शादी कर लेते हैं। इतनी देर तक शादी लटकाने से कोई मतलब नहीं है। हाँ माँ, ये बात तो आपने अच्छी कही है, लेकिन माँ यदि हम 4 महीने बाद शादी करेंगे तो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? और मैं चाहता हूँ मेरी शादी बहुत धूमधाम से होनी चाहिए। अरे बेटा, तू चिंता काहे को करता है? तेरा बड़ा भाई है ना, वो तेरे लिए सब कुछ करने को तैयार है। जैसे उसने तेरी नौकरी लगवा दिया वैसे ही अच्छे से तेरी शादी भी करवा देगा। वो तुझे बहुत प्यार करता है, तेरे लिए और निधि के लिए तो वो कुछ भी कर सकता है। अरे क्या बात है, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे भी बताइए जरा। बेटा अब देख, सुमित की नौकरी तो लग ही गई है तो हम सोच रहे हैं अब इसकी शादी भी कर देते। वैसे भी ये 26-27 साल का हो ही गया है। हाँ माँ, सही कहा आपने, सही उम्र में शादी हो जाए तो अच्छा ही रहता है। ज्यादा लेट होती है शादी में तो बहुत परेशानी होती है। लेकिन माँ, शादी लड़की से होती है, आपको पता है या नहीं? अरे बेटा तू चिंता मत कर, हमारे बेटे ने पहले ही लड़की ढूंढ ली है, बहुत अच्छे घर परिवार की लड़की है। हम सोच रहे हैं कि अभी 4 महीने बाद ही शादी कर देते हैं। हाँ माँ, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है। 4 महीने बाद हम इसकी शादी कर देंगे और आने वाले साल में हम निधि की शादी कर देंगे। हाँ बेटा तू सही बोल रहा है। निधि की शादी के बाद तो मैं गंगा ही नहा लूंगी। बस निधि की शादी और हो जाए और इसकी शादी हो जाए। लेकिन बेटा तेरे भाई का सपना है कि उसकी शादी बहुत धूमधाम से होनी चाहिए, बहुत अरमान है उसको अपनी शादी को लेकर। लेकिन माँ, पैसे भी तो होना चाहिए ना उसके लिए। अभी तो हमारे पास पैसे ही नहीं है। लोन उठाकर तो मैंने इसे दिया था नौकरी के लिए। अरे बेटा, गांव में जो हमारी जमीन है ना उसे बेचने के लिए निकाल दिया है मैंने, लेकिन अच्छे दाम ही नहीं आ रहे हैं। अब रुपए में आधा पैसा मिलेगा तो क्या है मतलब निकलेगा, ये बता मुझे। इससे अच्छा है हम ब्याज में पैसा उठा ले, है कि नहीं? और जब जमीन हमारी अच्छे दाम में बिकेगी तो सारा पैसा एक बार में ही पटक देंगे, सारा कर्जा ही उतार देंगे हम। लेकिन माँ, इतना कर्जा उठाएंगे तो? ओहो बेटा, तुझे तेरी माँ पर भरोसा नहीं है क्या? तेरी माँ भी जिंदा है बेटा। तेरे पिताजी इतनी जमीन जायदाद छोड़ के गए हैं कि 7 पुश्तों तक हम बैठकर खाएंगे तो भी कम नहीं होने वाली है। बेटा तेरा बैंक से लोन चल ही रहा है 5 लाख रुपए का। एक काम कर, किसी दोस्त से या बड़े से सेठ साहूकार से 10 लाख रुपए ब्याज लेके आ जा। मार्केट में तेरी बहुत साख है, मुझे पता है। बहुत बड़े बड़े लोग तेरे दोस्त हैं, तेरे साथ उठते बैठते हैं, इसलिए तेरे एक ही बार कहने पर वो तुझे पैसे दे देंगे बेटा। इसलिए तुझसे बोल रही हूँ मैं। हाँ भैया, आपकी दोस्ती तो बहुत बड़े बड़े लोगों से है, मुझे अच्छे से पता है। यदि आप एक बार भी बोलेंगे तो वो लोग तुम्हें कभी मना नहीं करेंगे। ठीक है सुमित, ठीक है माँ, मैं बात करके देखता हूँ। अभी तो नहीं लग रहे हैं ना पैसे, 4 महीने बाद लगेंगे ना? हाँ हाँ भैया, 4 महीने बाद लगेंगे, अभी नहीं लग रहे हैं पैसे। ठीक है, मैं जाकर आज बात करके आ जाता हूँ, फिर जब पैसे लगेंगे तो वो लोग हमें दे देंगे। इस तरह सुमित ने फिर से दूसरा बड़ा कर्जा उठा लिया और अपने छोटे भाई की शादी बड़ी धूमधाम से करा दिया था। देख मेरे दोस्त, जैसे तू 4 महीने रुक गया वैसे 2-3 महीने और रुक जा। क्या है, हमारी खेत की जमीन अच्छे भाव में नहीं बिक रही है, इसलिए हम लोग जमीन को नहीं बेच रहे हैं। जैसे ही अच्छा दाम आएगा हम जमीन बेचकर सारे पैसे तुम लोगों को लौटा देंगे। देख यार, मैं 4 महीने रुक गया हूँ, अब नहीं रुक सकता। अब तू कहीं से भी अरेंज कर, मुझे मेरे पैसे चाहिए। बस भाई, मैं बहुत जल्द ही जमीन बेच दूंगा, तो थोड़े दिन और रुक जा, मुझे थोड़ी और मोहलत दे दे। ठीक है, फोन रखता हूँ मैं।
अमित जी, ये लीजिए आपका हल्दी वाला दूध, पी लीजिए। वहाँ टेबल पर रख दो, मैं पी लूंगा अभी। अमित जी, क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, मुझे बताइए। तुम्हें बताकर क्या ही करूंगा मैं, बताओ गीता, क्या तुम मेरी समस्या को हल कर दोगी? नहीं ना, तो चुप रहो। अमित जी, जब भी मैं आपसे किसी बारे में बात करने की कोशिश करती हूँ, आप हमेशा ही मुझे चिढ़कर बात करते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है, पति पत्नी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। मुझे बराबर हक है आपकी हर बात जानने का। गीता, तुम जाओ यहाँ से, वैसे ही मैं बहुत टेंशन में हूँ, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, तुम जाओ यहाँ से। अमित जी, आप मुझे बार बार इग्नोर करके साबित क्या करना चाहते हो, ये बताओ। मैं आपका बुरा थोड़ी ना चाहती हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपका अच्छा ही सोचूंगी। दूसरे लोगों को देखो किस तरह बैठकर सलाह मशवरा करते हैं, पति पत्नी एक दूसरे से सुख दुख बांटते हैं, लेकिन आपसे जब भी मैं पूछने के लिए आती हूँ, आप हमेशा ही मुझे धुतकार देते हैं। दूसरी पत्नियों की तरह मुझे भी आपकी चिंता रहती है, इस तरह आपको चिंतित देखकर मुझे भी टेंशन होती है। देखो गीता, इस समय तुमसे बहस करने का बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा, तुम चली जाओ प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, वैसे ही मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं। ठीक है, ये आपका दूध ले लीजिए, मैं जा रही हूँ। अब आज के बाद मैं आपसे कभी कोई बात नहीं पूछूंगी, आपको जो सही लगता है आप वो करिए। मम्मी, शादी के बाद हम लोग कहीं भी घूमने नहीं गए हैं, अब 4-5 महीने हो गए हैं, हम सोच रहे हैं कि कहीं अच्छी सी जगह घूम कर आ जाते हैं। हाँ मम्मी जी, इस बार हम लोग विदेश की यात्रा करेंगे, 3-4 लाख रुपए लग ही जाएंगे उसमें, इन्होंने जोड़ लिया है इतने पैसे तो। अरे हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी कमाई का पैसा है, तुम लोग जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, बढ़िया घूम फिर कर आना, जाओ। मम्मी, हम यूएस जाने वाले हैं, कल ही हम यूएसए की टिकट करवा लेते हैं। अरे हाँ बेटा, तुम्हें जहाँ जाना है, दुनिया के जिस कोने में जाना है, आराम से जाओ, बिल्कुल निश्चिंत होकर जाओ, कमाना खाना तो जीवन से लगा हुआ है, तुम टेंशन मत लो। ठीक है मम्मी, हम जाकर अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं। कितनी प्यारी लगती है मेरी छोटे बहू बेटे साथ में, एकदम राम सीता की जैसी जोड़ी लगती है दोनों की। मम्मी, क्या आपके पास थोड़ा सा समय है, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बेटा, आप बैठ, मुझे भी तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। मम्मी, आप बोल रही थी ना हम सारा कर्जा गांव की जमीन बेच कर चुका देंगे, मम्मी कब बिक रही है वैसे गांव की जमीन, क्या अच्छे दाम आए उसके? अरे बेटा क्या ही बताऊं तुझे, 50 लाख की जमीन को लोग 10-20 लाख में मांग रहे हैं। अब बता कैसे कैसे वो जमीन को बेच दूं, आगे चलकर वो जमीन 1 करोड़ रुपए की है। देखिए मम्मी, 5 लाख रुपए का जो लोन था मेरे ऊपर, वो तो मेरी तनख्वाह से कट ही रहा है, लेकिन मम्मी जो मेरे दोस्त से मैंने सुमित की शादी के लिए 10 लाख रुपए मांगे थे, अब वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, हर आए दिन फोन लगाकर मुझसे पैसे मांगता है। उसने मुझे 2-4 महीनों के लिए ही पैसे दिए थे, क्योंकि मैंने ही उससे बोले थे कि 2-4 महीनों के लिए ही चाहिए, उसके बाद तो हमारी जमीन बिक जाएगी तो हम तुझे दे देंगे पैसे वापस। अब माँ, वो मुझे परेशान कर रहा है, उसे भी पैसों की जरूरत आन पड़ी है, इसलिए वो बोल रहा है कि मुझे इस महीने कहीं ना कहीं से पैसे का अरेंजमेंट करके दे। अरे बेटा, तूने क्या ऐसे ही दोस्ती यारी बनाई है? अरे दोस्त का मतलब ये नहीं है कि समय आने पर इस तरह परेशान करे। तू तो साफ साफ बोल दे, खा रहा हूँ कि तेरे पैसे जब मेरे पास हो जाएंगे तो मैं खुद ब खुद दे दूंगा, खाकर कहीं तो नहीं भाग रहा है ना तू पैसे। लेकिन मम्मी ऐसा नहीं होता ना, मेरी जुबान की भी तो कोई कीमत है या नहीं, मैं कहाँ से इतना पैसा पटा दूं? बेटा तुझे पैसे पटाने के लिए कौन बोल रहा है ये बता, मैं हूँ ना, तेरी माँ है ना, मैं सब कुछ कर लूंगी, बस मेरा एक बार जमीन अच्छे रेट में बिक जाने दे, उसके बाद देखना तू पाई पाई चुका दूंगी लोगों का। बस किसी भी तरह अपने दोस्त को 2-4 महीने और रोक के रख, 2-4 महीनों में अच्छे दाम आएंगे ही आएंगे उस जमीन के, फिर हम सारा पैसा पटा देंगे उसका। अब ठीक है माँ, यदि आप ऐसा बोल रही हैं तो ठीक है। यहाँ 4 महीने बीते ही थे कि अमित की बहन निधि की शादी बहुत बड़े घराने में जुड़ जाती है। रिच फैमिली में रिश्ता जुड़ने के कारण निधि की माँ भी अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से और बिना किसी चीज की कमी के करना चाहती थी, लेकिन निधि की माँ पैसे अपने छोटे बहू बेटों से कभी नहीं मांगती थी, वो सिर्फ अपने बड़े बहू बेटों से ही हर चीज के लिए पैसे मांगती थी। अमित बेटा इधर आओ जरा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ मम्मी बोलिए, क्या बात है? अमित बेटा तुझे तो पता है निधि की शादी तय हो गई है, इसलिए बेटा अब तू ही है जो हमारी नैया पार लगा सकता है। देखना बेटा, शादी के लिए सिर्फ 15 दिन बचे हैं, कार्ड भी छप गए हैं और निधि के ससुराल वाले बोल रहे हैं कि उन्हें थार चाहिए। क्या बात कर रही हैं माँ आप? थार? उन्होंने इस समय हमसे थार की मांग की है? मम्मी आपको तो पता है हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम निधि के ससुराल वालों को थार दे सके, और वैसे भी माँ दहेज देना और दहेज लेना दोनों ही अपराध हैं। देख बेटा तुझे तो पता है निधि के होने वाले ससुर जी शहर के जाने माने करोड़पति लोगों में से एक हैं। अब इतने करोड़पति के घर में हम अपनी बेटी ब्याह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। देखिए माँ, उन लोगों को सब कुछ पता था कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारे स्टैंडर्ड इतना हाई नहीं है कि हम उन लोगों की मांग को पूरा कर सके। माँ जितने पैसे हम लोगों के पास है ना, उन पैसों में बहुत मुश्किल से ही निधि की शादी होगी,
ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। मैं तो कहता हूँ माँ, ऐसी जगह रिश्ता करने से अच्छा है कि रिश्ता ही खत्म कर दो, क्योंकि यदि आज वो थार मांग रहे हैं तो कल को और कुछ भी मांग सकते हैं। आप कहाँ से उनकी फरमाइशों को पूरा करेंगी? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। इतने करोड़पति लोग हैं, बहुत किस्मत वाली है तेरी बहन जो इतने करोड़पति घर में जा रही है। बेटा यदि हम थार दे भी देंगे तो कौन सा उसके ससुराल वाले चलाएंगे? उन लोगों के घर में तो खुद ही 4-4 5-5 कार है। वो तो हमारी बेटी के ही काम आने वाली है ना। मम्मी, आपका कहने का मतलब क्या है? आप कहाँ से उसे थार दे देंगी ये बताइए। आपके पास है 20 लाख रुपए? देख बेटा, 20 लाख रुपए अभी तो नहीं है, लेकिन जब मेरी खेत की जमीन बिकेगी ना तो एक क्या 2-2 3-3 गाड़ियां खड़ी कर दूंगी ऐसी। बेटा मेरी बात मान, तू एक काम कर, तू कहीं से भी पैसों का इंतजाम कर, हम लड़के वालों को थार दे ही देते हैं बेटा। मम्मी, सुमित की नौकरी के लिए हमने जो लोन लिया था वो तो ऑलरेडी चल ही रहा है। उसके बाद सुमित की शादी के लिए भी मैंने अपने दोस्त से जो 10 लाख रुपए मांगे हैं वो तो मुझे इतना परेशान कर रहा है कि मैं क्या बताऊं। उसके बाद मैं कौन से मुंह से मैं किससे पैसे मांग लूं? आप ही बताइए। अमित बेटा, मैं तो तुझे बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन नहीं, तू भी दूसरे लोगों के बेटा जैसे निकल गया। स्वार्थी हो गया तू, स्वार्थी। तुझे अपनी बहन की जरा भी चिंता नहीं है लगता है। अरे तेरी बहन की शादी यदि उस घर में हो गई ना तो 10-20 लाख क्या 50 लाखों में, करोड़ों रुपए में खेलेगी हमारी बेटी। मम्मी, उसका धन उसके काम का, हमारे कोई काम का नहीं है। इसलिए मम्मी, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप थार वार की फरमाइश पूरी मत करिए उन लोगों की। मैं तो कहता हूँ माँ, रिश्ता कल का टूटने वाला आज और अभी टूट जाए तो अच्छा ही होगा, क्योंकि जो लोग हमारे ऊपर इतना बड़ा भार डालना चाह रहे हैं वो लोग आगे चल के क्या नहीं कर सकते हैं ये बताइए। जबकि निधि के ससुराल वालों के पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, घर में 2-2 4-4 गाड़ी हैं, उसके बाद वो हमसे थार मांग रहे हैं। मैं अभी निधि के होने वाले पति को फोन लगाकर उनसे बात करता हूँ कि ये सब क्या नाटक चल रहा है उनका। अरे नहीं नहीं बेटा, तू किसी को फोन मत लगाना। ऐसा ना हो कि तेरी बहन के जाने से पहले ही सारा चीज खत्म हो जाए। मम्मी जी ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस तरह यदि हमने कर्ज लेकर भी दीदी के लिए थार ले ली तो आगे क्या भरोसा है कि वो लोग इसी चीज को लेकर संतुष्ट हो जाए। कल को और भी दूसरी चीज के लिए वो परेशान कर सकते हैं दीदी को। इस तरह उनकी हर डिमांड को पूरा करना ठीक बात नहीं है मम्मी जी। देखो बहू, हम तुम्हें समझा देते हैं, हम लोगों के बीच में बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हारी। कितने बार बोल दिया है तुमसे हमने कि जाकर अपनी रसोई पर ही ध्यान दो। रसोई तो ढंग से संभलती नहीं है। यहाँ दून दुनिया में क्या चल रहा है वो सब जानने के लिए तुम्हें बहुत उत्सुकता रहती है। देख बेटा, यदि तू अपनी बहन से अपनी माँ से प्रेम करता है तो तू जरूर किसी न किसी से 20 लाख रुपए का कर्ज लेकर थार लेकर जरूर देगा अपनी बहन को। मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है, तू उसे कभी भी उदास नहीं देख सकता है। मम्मी, वो सब ठीक है, ये भावनात्मक बातों को आप दिमाग से मत जोड़िए। मैं दिमाग से सोच रहा हूँ मम्मी, यदि बाई चांस हमने हमारी बहन को थार दे भी दी, क्या भरोसा है कि उसे ससुराल में सारा सुख सारा मान सम्मान मिल रहा है? अरे बेटा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। हमारी बेटी में किसी चीज की कमी है क्या? कितनी सुंदर है हमारी बेटी। देखना जवाई बाबू हमारी बेटी को बहुत खुश रखेंगे। लाखों रुपए तो उसके पर्स में पड़े रहेंगे। बेटा तू किसी भी तरीके से अपने किसी भी दोस्त से 20 लाख रुपए उधार ले ले। ये माँ तेरे आगे हाथ जोड़ रही है। जैसे ही अच्छे दाम में गाँव वाली जमीन बिक जाएगी हम तुरंत ही सारा पैसा पटा देंगे। 20 लाख रुपए और उठा ले बेटा तू मेरे कहने पर। ठीक है मम्मी, आपके कहने पर उठा तो रहा हूँ, लेकिन मम्मी समय से पैसा जरूर दे देना, क्योंकि जिससे हमने अभी पैसा लिए थे वो तो इतना परेशान कर रहा है मुझे कि क्या ही बताऊँ आपको। बेटा हम यही तो रास्ता देख रहे हैं कि कोई अच्छा सा ग्राहक आ जाता जो हमारे गांव की जमीन को खरीद लेता तो बहुत अच्छा रहता। बस बेटा तू चिंता मत कर। देखना यो शादी हुई और उसके बाद कम ज्यादा मैं उस खेत को, उस जमीन को निकाल ही दूंगी। दाम कम भी आएंगे तो भी चलेगा बेटा। ठीक है मम्मी, यदि आप बोल रही हैं तो मैं किसी और दूसरे दोस्त से बात करके देखता हूँ, क्योंकि बैंक से भी मुझे लोन मिल चुका है, इसलिए बैंक में जाना तो बेकार ही है। हाँ बेटा जा तू पता करके आ। अमित ने फिर अपनी बहन के खातिर किसी दोस्त से 20 लाख रुपए उधार ले लिया। अमित ने अपनी किसी दोस्त से फिर पैसे उधार मांगे और अपनी बहन के दहेज में उसने थार दे दी। अपनी बहन की शादी भी बहुत धूमधाम से किया उसने। फिर जब कर्जदार अमित को बहुत ज्यादा परेशान करने लगे तब उसने आकर अपनी माँ से बोला, मम्मी कहाँ हैं आप? हाँ बेटा आ रही हूँ। क्या बात है बेटा? हाँ बेटा बोल, क्या बोल रहा है? मम्मी, अब किसी भी दाम में जमीन बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्जदार बहुत ज्यादा परेशान करने लगे हैं मुझे। कहाँ कहाँ मुँह छुपाते फिरूं उन लोगों से, आप ये बताइए। जमीन? कौन सी जमीन बेटा? किस जमीन की बात कर रहा है तू? मम्मी, वही हमारे गांव वाली जमीन जिसे बेचने के लिए आप बोल रही हैं, जिसे बेचकर हम सारे लोगों का कर्जा दे देंगे। हाँ बेटा हमने बोला तो था, लेकिन अब हमारा विचार बदल गया है, क्योंकि बेटा तुम्हारे पिताजी ने खरीदी थी उस जमीन को। देख बेटा तेरे पिताजी ने खरीदी थी उस जमीन को, इसलिए उनके हाथों की निशानी है वो, इसलिए हम उस जमीन को नहीं बेचेंगे। अब जो भी कर्जा है तुम अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा करके पटाओ उस पैसे को, क्योंकि कर्जा तुमने लिया है, मैंने थोड़ी ना लिया है, इसलिए पटाओगे भी तुम ही। ये क्या बोल रही हैं मम्मी आप?
आपने मुझसे जब भी पैसे चाहे बैंक से लोन लिलवाया हो, चाहे मेरे दोस्तों से उधार मंगवाया हो, आपने यही कह के मंगवाया है कि हम गांव की जमीन बेचकर सारे लोगों का कर्ज दे देंगे। मैं इतना कर्ज कहाँ से दूंगा माँ? अरे तो तेरा कहने का मतलब क्या है? क्या हम तेरे कर्जे की खातिर अपनी जमीन जायदाद बेच देंगे? तू पागल तो नहीं हो गया है? बेच तो हम कम दाम में भी देंगे, लेकिन जब लेने की बारी आएगी तो ले पाएंगे क्या हम उतनी बड़ी जमीन? मैं नहीं जानती बेटा, मुझसे आज के बाद ये कर्ज वर्ज की बात मत करना। तूने उठाया है, तू ही पटा। ठीक है माँ, यदि आप ऐसा बोल रही हैं तो एक काम करिए, मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए। मैं अपना हिस्सा बेचकर सारे कर्जदारों का कर्ज पटा दूंगा। मैं इस तरह लोगों से नजरें छुपाते हुए नहीं घूम सकता। तेरा हिस्सा? तेरा काहे का हिस्सा बेटा? कैसी बात कर रहा है तू? तुझे यदि इस घर में रहना है तो हमेशा रह सकता है, बाकी हिस्से के नाम पर तुझे 1 बीघा जमीन भी नहीं मिलेगी। आपने तो मुझे कर्जदार बनाकर छोड़ दिया है माँ, लोगों के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा आपने मुझे। मेरी पत्नी सही ही बोलती थी कि मत उठाओ इतना कर्ज, लेकिन मैं ही पागल था जो अपने भाई, अपनी बहन और आपके खातिर में कर्ज पे कर्ज उठाता चला गया। इतना कर्ज कहाँ से पटाऊंगा मैं? 35-40 लाख रुपए का कर्ज हो गया है मेरे सर में। इतनी तनख्वाह भी नहीं है मेरी कि मैं कर्ज पटा सकूं। उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बस मैं तुझे तेरे हिस्से की जमीन जायदाद नहीं दूंगी। ये सब मेरा है और मेरा ही रहेगा। मुझे कोई बात नहीं करनी है इस विषय में। सुनिए जी, आप अपने आप को इतना कमजोर मत समझिए। भगवान है आपके साथ, वो आपको कभी नहीं हारने देंगे। गीता, काश मैंने तुम्हारी बात उस समय पर मान ली होती जब मैं कर्ज पे कर्ज ले रहा था और तुम मुझे समझा रही थी। लेकिन मैं इतना बड़ा बेवकूफ था कि तुम्हारी बात समझने के बदले तुम्हें गलत ही समझते रहा। हमेशा तुम्हें उल्टा सीधा ही बोलते रहा। पता नहीं मेरी मति कहाँ भ्रष्ट हो गई थी। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। चलो, अब इस घर में इन लोगों के साथ हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते। चलो यहाँ से। इस तरह गीता और अमित घर छोड़कर चले जाते हैं और किराए के मकान पर रहने लगते हैं। गीता, अब इसी घर में रहना पड़ेगा हमें। आप तो मुझे जहाँ भी रखेंगे मैं हंसी खुशी रहने के लिए तैयार हूँ। बस आप अच्छे रहो, आपको भगवान सदा सलामत रखे। चलिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। आप बहुत ज्यादा थके लग रहे हैं मुझे। गीता, इस तरह हाथ में हाथ धर कर नहीं बैठ सकता मैं। किसी न किसी प्रकार से कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा। लेकिन आप इतने पैसे का इंतजाम कहाँ से करेंगे? इतना बड़ा कर्ज कहाँ से चुकाएंगे आप, ये बताइए। गीता, यदि मुझे माँ प्रेम से मेरा हिस्सा नहीं दे रही हैं तो मैं कोर्ट कचहरी के माध्यम से अपना हिस्सा लेने का हकदार हूँ। मेरे पिताजी की जमीन जायदाद में मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा छोटे भाई का है। ऐसे नहीं तो वैसे देंगी ही देंगी मेरी माँ मुझे। आप कल ही जाकर कोर्ट में केस कर दीजिए। हाँ हाँ गीता, ऐसा ही करता हूँ। यदि हमें हमारे हिस्से की जमीन मिल जाएगी तो उसे बेचकर हम कर्ज दे देंगे लोगों का। अगले ही दिन अमित ने जाकर कोर्ट में केस फाइल करवा दिया और 2 महीने के बाद उसे उसके हिस्से की सारी जमीन मिल गई। अमित ने अपने हिस्से का जमीन बेचकर सभी लोगों का कर्ज पटा दिया और जो कुछ पैसे बचे थे उससे अपने लिए एक मकान खरीदा, जिसमें दोनों पति पत्नी बहुत सुखी जीवन बिताने लगे। और यहाँ अमित का भाई सुमित भी किसी केस में फंस गया, जिसके कारण वो जेल के अंदर हो गया। इसी कारण से उससे उसकी जॉब भी छीन ली गई। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा था, क्योंकि अमित और अमित की पत्नी भी अलग रहने लगे थे। सुमित की भी नौकरी जा चुकी थी। जैसा काम रमा देवी ने किया था उसके लिए तो उन्हें यही दंड मिलना था। रमा देवी 1-1 रुपए के लिए मोहताज रहने लगी, लोगों से कर्ज लेने लगी वो अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए। सुमित के जेल जाने के कारण रमा देवी को अपनी जमीन जायदाद बेचकर उसे छुड़वाना पड़ा। अब रमा देवी अपने किए पर बहुत पछता रही थी। उन्हें समझ में आ गया था कि उन्होंने अपने बड़े बेटे के साथ बहुत गलत किया है, उसी का फल भगवान उन्हें दे रहे हैं। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह रमा देवी को उनके कर्मों की सजा मिली। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्यारी सी कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको किस तरह की वीडियो देखना पसंद है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।